सामने लाया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर आपको इसे देखना है तो ये आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस यही है दोस्तों जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है ब्रायन नाम के आदमी से, जो अपनी बीवी और बेटी के कातिल को ढूंढ रहा होता है और बदले की आग में जल रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस कातिल ने ब्रायन की बीवी और बेटी पर जानलेवा हमला किया था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ था, जो कि बाद में जाकर खुलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उस आदमी ने उसकी वाइफ और बेटी पर हमला किया तो उसी वक्त ब्रायन ने भी उस कातिल को जान से मार दिया था। पर तभी ब्रायन को पता चलता है कि वो आदमी उसकी बीवी के कत्ल का असली मास्टरमाइंड नहीं था। इसलिए अब वो फौरन उसकी पॉकेट्स को चेक करता है, जिसमें उसे उस कातिल का मोबाइल मिल जाता है। इसका मतलब उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए ब्रायन के पास सिर्फ एक ही लीड थी और वो था उस कातिल का मोबाइल। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत आगे शुरू होती है, जब शहर की पुलिस उल्टा उसे ही अपनी पत्नी और बेटी का हत्यारा मानकर तलाश करने लगती है। खैर, अब उस मोबाइल फोन में ब्रायन को एक अफीम बेचने वाले डीलर मोशी का पता चलता है, इसलिए वो बिना देरी किए उस पते पर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही मोशी के आदमी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ब्रायन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वो एक प्रोफेशनल मुए थाई बॉक्सर है। अब हम देखते हैं कि ब्रायन एक एक करके सभी को किनारे कर देता है और आखिर में मोशी को पकड़कर पीटने लगता है। उसे लग रहा था कि वही उस कातिल का बॉस होगा जिसने उसकी बीवी और बेटी को मरवाया। पर तभी मोशी उससे कराहते हुए कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे उस मर्डर के लिए ऑर्डर दिया था, मैं तो तुम्हारी फैमिली को जानता तक नहीं। अब ब्रायन को लगता है कि ये इस मोशी का कोई जाल है और ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी उसे वहाँ पड़े एक बॉक्स पर योहान की कंपनी का लेबल दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये योहान ही मोशी का बॉस होगा, यानी उसकी फैमिली के मर्डर का असली मास्टरमाइंड। अब वो मोशी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती चाहिए तो मुझे योहान का पता बता दो। तो ये सुनकर मोशी डर के मारे उसे एक कार का नंबर दे देता है और बताता है कि ये कार योहान की बेटी को स्कूल से लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन उस लड़की का स्कूल छूटने से पहले ब्रायन स्कूल के बाहर पहुँच जाता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि योहान का खास आदमी सेमी योहान की बेटी टीना के साथ एक बॉडीगार्ड की तरह हर वक्त रहता है, जो स्कूल की छुट्टी होने तक बाहर ही खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि टीना किसी बात से परेशान दिख रही है, जबकि उसके मेले कपड़े और चेहरा ये बता रहा है कि स्कूल में उसकी किसी से मारपीट हुई है। ऊपर से जब वो देखती है कि आज भी उसका पिता यानी योहान उसे लेने नहीं आया तो उसका मूड और खराब हो जाता है। अब इसी बीच ब्रायन मौका देखकर चालाकी से टीना के बैग में एक ट्रैकर डिवाइस छिपा देता है, ताकि उसे उसकी लोकेशन के बारे में हर वक्त पता चल सके और वो उसके आसपास की बातों को भी सुन सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि योहान का एक लॉजिस्टिक का बिजनेस है और सरकार में उसका बड़ा रुतबा है। यहाँ हम उसकी सेक्रेटरी मॉली को भी देखते हैं, जो टीना के आते ही उसे संभालती है। लेकिन टीना स्कूल से लौटते ही अपने मेले कपड़ों के साथ सीधा खाने की मेज पर बैठ जाती है, जो योहान को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें शहर के बेस्ट स्कूल में डाल रखा है, क्या वहाँ पर तुम्हें यही सब सिखाया जाता है? तो इस बात पर अब दोनों बाप बेटी में बहस हो जाती है। अब योहान उससे कहता है कि आए दिन स्कूल से तुम्हारे झगड़े की खबरें आती हैं और आज भी मुझे तुम्हारे टीचर का फोन आया था। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? असल में टीना एक प्रैक्टिकल और साहसी लड़की है। वो कभी अपनी तरफ से पहले गलत नहीं करती, लेकिन गलत करने वालों को छोड़ती भी नहीं। यही वजह है कि वो आए दिन बुली करने वाले स्टूडेंट्स से झगड़ा मोल लेती रहती है, जिस वजह से टीचर उसकी शिकायत उसके पिता से करते हैं। साथ ही टीना को लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो अपने पिता से ये बात कह देती है कि मुझे माँ की याद आती है, क्योंकि आप उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। आपको सिर्फ काम दिखाई देता है, लेकिन जिसके लिए ये काम कर रहे हो वो बेटी दिखाई नहीं देती। तो इस तरह अब योहान फैसला करता है कि अगले दिन वो अपनी बेटी के साथ वक्त बिताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी योहान को खबर मिलती है कि उसके एक कंटेनर में पुलिस को नशीली चीजों के पैकेट्स मिले हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इन नशीले पैकेट्स से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसे शक होता है कि उसकी ही कंपनी का कोई आदमी पीछे से उसके शिपमेंट के जरिए उन पैकेट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। उधर उस ट्रैकर के जरिए दूर बैठा ब्रायन भी उनकी बातें सुन लेता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन हो जाता है कि योहान ही ये सब करवा रहा होगा, जो पुलिस वालों के सामने होने की वजह से ऐसा नाटक कर रहा होगा जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। इधर टीना का बॉडीगार्ड सैमी योहान को भरोसा दिलाता है
कि वो उस गद्दार को ढूंढ लेगा, इसलिए वो परेशान ना हो। लेकिन योहान इसीलिए परेशान है क्योंकि उन पैकेट्स की खबर की वजह से उसकी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन योहान को निशाना बनाने के लिए अगला दिन डिसाइड करता है। इसके बाद सीन ल्यूकास और मैक्सी पर शिफ्ट होता है, जो मोशी के ठिकाने पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ल्यूकास असल में नशा व्यापार के सरगना केंजी का दाहिना हाथ है, जबकि मैक्सी इन लोगों के गैंग की मेंबर है जो लड़ने में बहुत ही माहिर है। दरअसल इनके मोशी के पास आने का एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि ब्रायन ने मोशी के नशीले पैकेट्स की खबर पुलिस को दे दी थी, जिससे पुलिस ने छापा मारकर सारा माल जब्त कर लिया और इससे इनके लीडर केंजी को करोड़ों का नुकसान हो गया। अब ल्यूकास गुस्से से बौखला जाता है कि कैसे कोई अनजान आकर इतना बड़ा नुकसान कर गया और उसके आदमी कुछ नहीं कर सके। तभी हम देखते हैं कि मैक्सी, मोशी और बाकी लोगों को मार डालती है, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ था। लेकिन मरने से पहले मोशी ने ल्यूकास को ब्रायन का नाम बताया था, इसलिए ल्यूकास को लगता है कि शायद ये ब्रायन उसी योहान का आदमी होगा जिसने जानबूझकर पुलिस को खबर दी। इसलिए अब ल्यूकास योहान के लिए कुछ प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि योहान इस धंधे में शामिल नहीं है। अब दूसरे दिन सुबह योहान अपनी बेटी टीना के साथ अपनी पत्नी के मेमोरियल पर जाने के लिए निकलता है। हालांकि वो अपनी बेटी के मन के लिए वहाँ टाइम निकाल कर जा रहा था, लेकिन फिर भी टीना उससे नाराज थी। और तभी खबर आती है कि मोशी के ठिकाने से मिले नशीले पैकेट्स उसी बैच के हैं जो 3 साल पहले योहान के वेयरहाउस से मिले थे। यानी अब ये साफ हो जाता है कि अपराध का रिश्ता उसकी कंपनी से जुड़ा हुआ है। इधर योहान की कार शहर की तरफ बढ़ती है, जबकि ब्रायन उस ट्रैकर के जरिए उस पर नजर रखे होता है। असल में उसने योहान की उस कार में एक बॉम्ब लगाया होता है, जिसे वो ब्लास्ट करने की तैयारी में होता है। लेकिन जैसे ही वो उस बॉम्ब ब्लास्ट को करने वाला होता है, वैसे ही अचानक जंगल में ल्यूकास के लोग योहान के जत्थे पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सैमी उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकास के गुंडे योहान को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन फिर सैमी उनका पीछा करते हुए उस ट्रक पर चढ़ जाता है, जहाँ उसका सामना अब मैक्सी से होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्सी सैमी पर भारी पड़ती है और उसे ट्रक से बाहर फेंक देती है। इसके बाद बाकी बचे हुए ल्यूकास के आदमी अब टीना को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सही वक्त पर वहाँ ब्रायन पहुँच जाता है, जिसे उस ट्रैकर के जरिए इस हमले का पता चल गया था। अब वो उन लोगों की पिटाई करके टीना को बचाता है, जबकि टीना समझ नहीं पाती कि आखिर ये अनजान आदमी कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद ल्यूकास के गुंडे योहान की कार से ब्रायन और टीना का पीछा करते हैं, लेकिन इतने में ब्रायन रिमोट से उस कार को उड़ा देता है, क्योंकि वो वही कार थी जिसमें उसने बॉम्ब लगाकर रखा था। उधर पैकेट्स की खबर फैलते ही पूरे शहर में नशे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद सरकार सख्त कदम उठाने का फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ केंजी सीधा अब होम मिनिस्टर को किडनैप कर लेता है और उसे उसकी फैमिली के साथ मार डालता है। तभी इतने में उसके लोग योहान को वहां लाते हैं और फिर योहान को पता चल जाता है कि केंजी ही वो शख्स है जो उसकी कंपनी की आड़ में नशे के पैकेट्स की डिलीवरी करता है। अब केंजी चाहता है कि योहान उसकी लॉजिस्टिक कंपनी में उसका पार्टनर बने, ताकि वो उन पैकेट्स को विदेशों में सप्लाई कर सके, क्योंकि योहान का सरकारी रुतबा इस बात की गारंटी था कि उसके कंटेनरों की जांच नहीं होगी और काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन योहान इस गंदे खेल में केंजी से हाथ मिलाने से इनकार कर देता है, पर केंजी ये सुनकर भी शांत रहता है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, वो उसे मार नहीं सकता था क्योंकि उसे योहान की सीख का फायदा उठाना था। इसलिए अब वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी बेटी टीना को किडनैप करूंगा, फिर शायद तुम अपना फैसला बदल लोगे और मेरी कंपनी में साझेदार बन जाओगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रायन अब टीना को अपने घर ले आता है, जहां न्यूज से टीना को पता चलता है कि ब्रायन वही वांटेड शख्स है जिसे अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का दोषी माना जा रहा है। लेकिन अब ब्रायन उसे सच्चाई बताता है कि मैंने अपनी फैमिली का मर्डर नहीं किया, बल्कि उनका कत्ल तुम्हारे पिता योहान ने करवाया था। लेकिन फिर भी टीना उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता चाहे जैसे भी हों, लेकिन नशे के स्मगलर या हत्यारे नहीं हो सकते। हालांकि ब्रायन कहता है कि मेरी लड़ाई तुम्हारे पिता से है, तुमसे नहीं, इसलिए मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना, और इस तरह वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब टीना सीधे बाहर जाकर पब्लिक फोन से अपने पिता योहान की सेक्रेटरी मौली को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। फिर मौली उससे कहती है कि तुम अगले चौराहे तक आ जाओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। अब कुछ देर के बाद टीना को एक पुलिस कार दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर पुलिस नहीं बल्कि स्मगलर्स का एक गुंडा होता है जिसने असली पुलिस वाले को मार दिया था। फिर टीना उसकी सच्चाई भांपकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो गुंडा उसे पकड़ लेता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। अब वो उससे कहता है कि फिलहाल तुम्हारी कीमत $1 मिलियन हो चुकी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन तभी
ब्रायन वहाँ पर पहुँच जाता है और एक बार फिर से टीना को बचा लेता है। ये देखकर टीना उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और किस हालत में हूँ। तो ब्रायन बताता है कि ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए मैं तुम पर नजर रख रहा था और उसी से मुझे तुम्हारी आवाज और लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब टीना ब्रायन से कहती है कि हम दोनों मिलकर मेरे पिता को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे बदला लेना है जबकि मुझे उनसे जवाब चाहिए। अब वो बातों ही बातों में खुलासा करती है कि नशे ने मेरी माँ की जान ले ली, इसलिए मेरे पिता ड्रग्स से नफरत करते हैं। यही वजह है कि वो ऐसा धंधा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी फैमिली का मर्डर करना तो दूर की बात है। वो आगे कहती है कि ये सच्चाई तभी सामने आएगी जब हम असली मास्टरमाइंड तक पहुँचेंगे। उधर हम देखते हैं कि सैमी उस गुंडे की कार तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसे पहले ही किसी ने मार दिया था। ठीक उसी मोमेंट पर उसे मौली का फोन आता है, जो उसे कहती है कि उसे टीना का कुछ पता नहीं। इस बीच अब वो दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं कि कहीं किडनैपर से इनकी कोई सांठ-गांठ तो नहीं है। खैर, अब अगले दिन सुबह ब्रायन और टीना शहर की ओर निकलते हैं, जहां टीना उसे बताती है कि मेरे पिता से सुनी बातों से मुझे पता चला कि 3 साल पहले एक शख्स उनके वेयरहाउस में काम करता था और वो उनके शिपमेंट के जरिए नशे का धंधा करता था, जिस वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। लेकिन कुछ दिन पहले वो जेल से भाग निकला और फिर से नशे की सप्लाई करना शुरू कर दी। इसलिए मुझे लगता है कि उस आदमी का कनेक्शन मेरे पिता की किडनैपिंग से है। फिर ब्रायन पूछता है कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो उस आदमी के बारे में जानता होगा। तभी टीना कहती है कि हाँ, वेयरहाउस का पुराना सिक्योरिटी ऑफिसर उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता होगा, इसलिए हमें उससे जाकर बात करनी चाहिए। इस तरह अब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, जिसके बाद टीना अकेली वेयरहाउस सिक्योरिटी से मिलने जाती है, जबकि ब्रायन कार में उसका इंतजार करता रहता है। अब सिक्योरिटी गार्ड को टीना पर शक होता है, या शायद वो योहान के दुश्मनों के लिए काम कर रहा था, जिस वजह से ब्रायन फौरन आकर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद इन दोनों को वर्कर डेटा से पता चलता है कि उस कर्मचारी का नाम बिटल है, जो अभी भी सिक्योरिटी से संपर्क में है। फिर ब्रायन उस सिक्योरिटी से बिटल का पता हासिल कर लेता है, जो असल में एक स्लम मार्केट में नशे का कारोबार चलाता है। फिर वो दोनों वहाँ जाने की तैयारी करते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि रास्ते में ब्रायन टीना को देखकर अपनी बेटी की याद करता रहता है। खैर, अब स्लम मार्केट में पहुंचकर टीना फिर से ब्रायन से कहती है कि वो अकेली बिटल से मिलेगी और उससे उसके पिता का पता निकलवा लेगी। तब तक ब्रायन गाड़ी में उसका इंतजार करे, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। अब इसके लिए ब्रायन का मन नहीं मानता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर टीना की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन उसकी हिम्मत को देखकर वो आखिर में उसे इजाजत दे देता है, जिसके बाद टीना उस ट्रैकिंग डिवाइस को अपने साथ लेकर निकल पड़ती है, ताकि ब्रायन को उसकी एक्टिविटी पता चलती रहे। फिर बड़ी मशक्कत के बाद वो बिटल तक पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि बिटल असल में केंजी के नशे के पैकेट्स की सप्लाई चेन को संभालता था। अब टीना यहाँ पर उसे एक डील ऑफर करती है कि अगर तुम मुझे मेरे पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी। लेकिन बिटल उससे कहता है कि योहान को केंजी ने किडनैप किया है, लेकिन 2 मिलियन के लिए मैं केंजी से दुश्मनी नहीं ले सकता। और इतना कहकर वो उल्टा टीना का फोटो लेकर ल्यूकास को भेज देता है, जिसके बाद ल्यूकास मैक्सी को फोन करके उसे टीना को पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर बिटल टीना को बताता है कि 3 साल पहले मैं योहान की कंपनी का इस्तेमाल पैकेट्स की डीलिंग के लिए करता था, लेकिन अब इसका फायदा कोई और उठा रहा है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी वो टीना को केंजी के पास भेजने की बात कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन तभी टीना वो नशे के बॉक्स उठाकर गुंडों पर फेंक देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर इतने में बिटल गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसी छीना झपटी में वो ट्रैकर टीना के पास से निकल जाता है, जिस वजह से बाहर बैठे ब्रायन के पास से सिग्नल चला जाता है। अब ट्रैकिंग डिवाइस का सिग्नल गायब देखकर वो पल भर में समझ जाता है कि टीना की जान खतरे में है, इसलिए वो बिना देरी किए सीधे अपनी मोटरसाइकिल अंदर घुसा देता है। पर इतने में बिटल टीना को बंधक बना लेता है, लेकिन टीना अपने स्कूल टाइम का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए उनके हाथ को काटकर खुद को छुड़ा लेती है। अब ब्रायन बिटल की बहुत पिटाई करता है और टीना से कहता है कि अगली बार सिर्फ काटना नहीं, बल्कि 2 टांगों के बीच में लात मार देना वो ज्यादा असरदार होगा। अब यहाँ बिटल से इनको पता चलता है कि सिर्फ जट्टी होटल के मालिक रॉनी को ही केंजी का ठिकाना पता है, इसलिए इन लोगों को जट्टी होटल के मालिक रॉनी से मिलना होगा। इसके बाद ब्रायन टीना को मोटरसाइकिल पर बिठाकर 100 गुंडों के बीच से भागता है, लेकिन तभी सामने खड़ी मैक्सी उनका रास्ता रोक लेती है। अब दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें मैक्सी ब्रायन को घायल कर देता है, लेकिन तभी मौका पाकर ब्रायन उसे ऊपर से नीचे फेंककर बेहोश कर देता है। अब भागते वक्त कुछ गुंडे टीना का रास्ता रोकते हैं, लेकिन तभी सैमी उसे बचाने आता है और टीना को अपने पास बुलाता है।
पर फिलहाल जो कुछ हो रहा था उस वक्त टीना अब सैमी पर भरोसा नहीं कर पाती और उल्टा ब्रायन के साथ भाग निकलती है, जिसे देखकर सैमी भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ब्रायन मैक्सी के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर अब टीना हिम्मत दिखाती है और उसे पास के एक एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। पर उसको इतना घायल देखकर डॉक्टर भी डर जाता है और उसका इलाज करने से मना करता है। लेकिन तभी टीना उसे बंदूक की नोक पर मजबूर करके ब्रायन का इलाज करवाती है। अब यहीं पर टीना उस डॉक्टर से जट्टी होटल का पता पूछती है, क्योंकि उसका मालिक रॉनी ही उस कैंजी का ठिकाना जानता था। तो इस तरह वो दोनों उसका एड्रेस जानकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं और जल्दी ही वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर टीना वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से ये कहकर कमरा हासिल कर लेती है कि ब्रायन उसका पिता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं वैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट उल्टा रॉनी को फोन कर देती है। अब थकान की वजह से ब्रायन की आंख लग जाती है, जबकि टीना उसकी बेटी के मोबाइल पर फैमिली वीडियो देखने लगती है, जिससे वो ब्रायन को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। पर तभी रॉनी अपने लोगों के साथ उनके कमरे की ओर बढ़ता है, जिसके बाद ब्रायन जागकर उन पर हमला करता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो अकेले ही 25 लोगों को धूल चटा देता है और आखिर में उस रॉनी से भिड़ता है। पर ये रॉनी भी मजबूत फाइटर होता है, लेकिन फिर भी ब्रायन उस पर काबू करके उससे कैंजी का पता हासिल कर ही लेता है। इसके बाद थके हारे ब्रायन को लेकर टीना बाहर निकलती है, लेकिन मैक्सी फिर से उनका रास्ता रोक लेती है, जिसे वापस से देखकर ब्रायन का दिमाग भी घूम जाता है। अब मैक्सी, जो पहली बार किसी से हारी थी, वो जुनून में ब्रायन पर टूट पड़ती है। लेकिन तभी सैमी आकर उसे गोली मार देता है, जबकि इस मूवमेंट पर ब्रायन बेहोश हो जाता है। फिर जब ब्रायन को होश आता है तो वो अपने सामने सैमी को पाता है, जिसे देखते ही वो उस पर हमला करने के लिए लपकता है। लेकिन तभी टीना उसे रोक लेती है और कहती है कि ये हमारे साथ है। अब सैमी उससे कहता है कि मैं भी टीना को बचा रहा था और अब टीना के मिलते ही मेरा मकसद अपने बॉस योहान को ढूंढना है। अब हमें पता चलता है कि इस वक्त ये लोग सैमी के सेफ हाउस में हैं, जिसका पता किसी को नहीं है। खैर, अब टीना ब्रायन से कहती है, तुम घायल हो इसीलिए मैं सैमी के साथ कैंजी के अड्डे पर जाऊंगी अपने पिता को ढूंढने। लेकिन ये सुनकर ब्रायन गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन टीना उससे कहती है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब मेरी फिक्र है, ये क्या बात हुई? तो ब्रायन उससे कुछ नहीं कहता, जबकि अंदर ही अंदर वो उसे अपनी बेटी की जगह दे चुका था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी जान पर किसी तरह की आंच आए। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम ऐसे नहीं जाओगी, हम सभी जाएंगे, जहां मैं तुम्हारे पिता से मिलकर अपना हिसाब बराबर करूंगा। ये सुनकर सैमी उससे पूछता है कि किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? तो टीना उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सैमी भी हैरान होकर कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? बॉस तुम्हारी वाइफ को नहीं मार सकते, वो ऐसे नहीं है। फिर ब्रायन सैमी को बताता है कि मेरी बीवी जूली योहान की कंपनी में 8 साल से लॉजिस्टिक मैनेजर थी, लेकिन इसी बीच एक दिन उसे कंपनी के किसी षड्यंत्र का पता चला, जिससे डरकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर एक दिन रास्ते में हम पर हमला हुआ, क्योंकि जूली के पास योहान की स्मगलिंग के सबूत थे। इसलिए उसने वहाँ पर एक किलर भेजा था जो मेरी वाइफ से सबूत हासिल कर सके। अब जूली ने किलर को सबूत दे दिए और उससे कहा कि हमें जाने दो, हम शहर छोड़कर जा रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस किलर के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उसे मेरी बीवी को जान से मारना है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरी बीवी को शूट कर दिया, जिसमें वो मारी गई। फिर मैंने गुस्से में उस आदमी को मारा, जिससे उस आदमी की गन से दूसरी गोली चलकर मेरी बेटी को लग गई और उसकी भी मौत हो गई। और तब से मैं उस कंपनी के मालिक योहान से अपना बदला लेना चाहता हूँ। वो आगे सैमी को पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि ये वही सबूत है जो योहान को दोषी साबित करेगा, क्योंकि इसी को हासिल करने वो किलर आया था। अब इतना सब कुछ सुनकर सैमी दावे के साथ कहता है कि योहान बॉस नशे के स्मगलर नहीं हो सकते, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। खैर, अब जैसे ही ब्रायन योहान के पास जाने को मुड़ता है, वैसे ही अचानक सैमी उसे चुपके से मारकर बेहोश कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉली भी कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर सैमी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह का पता सिर्फ उसे मालूम था। इस तरह अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका फोन ट्रैक किया गया था, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पाता कि ये काम किसका होगा। फिर टीना मॉली को बताती है कि कंपनी का कोई शख्स स्मगलरों से मिला हुआ है, जिसके एवज में पापा की कंपनी से नशे के पैकेट्स की डिलीवरी पूरे दुनिया में हो रही है, और उसी ने ब्रायन की पत्नी और बेटी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। ये सब सुनकर अब मॉली को सैमी पर शक होता है कि कहीं वो तो ये सब नहीं कर रहा,
पर तभी हम देखते हैं कि मॉली के साथ आया सनी नाम का आदमी इन लोगों पर अपनी बंदूक तान देता है। अब उसके कुछ आदमी मॉली और टीना को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि सैमी सनी से पूछता है, आखिर तू किसके लिए काम करता है? मुझे बता कि योहान बॉस के साथ गद्दारी करने वाला कौन है? पर सनी सिर्फ मुस्कुराता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। और इसके बाद जब सनी सैमी को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक ब्रायन होश में आ जाता है और सनी को मार डालता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंजी योहान को वापस से समझाता है कि मेरी लॉजिस्टिक कंपनी में पार्टनर बनो, जिसके बाद हम तुम्हारे नाम का फायदा उठाकर पैकेट्स को विदेशों में सप्लाई करेंगे और उसके बाद इतना पैसा और रुतबा कमाएंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन योहान इसके लिए मना कर देता है कि वो मर जाएगा, लेकिन ये काम कभी नहीं करेगा। वो कहता है कि तुम जैसे लोगों ने पहले भी मुझे कई ऑफर्स दिए थे, लेकिन मैंने आज तक किसी की नहीं मानी, इसलिए अब भी नहीं मानूंगा। तो ये सुनकर गुस्से में केंजी उसके सामने टीना को ले आता है और उसे मारने की धमकी देकर योहान से कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेता है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूकास भी वहाँ मौजूद होता है, जो केंजी से कहता है कि मेरे आदमियों ने बताया है कि ब्रायन नाम के आदमी के पास योहान की कंपनी की ड्रग डीलिंग के सबूत हैं। लेकिन अगर वो पुलिस तक पहुंच गया तो योहान जेल चला जाएगा, जिससे हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और अगर योहान जेल चला गया तो हम उसकी साख का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब केंजी पूछता है कि फिर क्या किया जाए, तो ल्यूकास कहता है कि इससे बेहतर है कि हम इन सभी को मार दें और इनसे पेन ड्राइव हासिल कर लें। लेकिन इस बात पर केंजी ल्यूकास का मजाक उड़ाने लगता है और उसे मूर्ख तक कह देता है, जिससे नाराज होकर ल्यूकास उल्टा केंजी को वहीं पर गोली मार देता है। और इसके बाद वो खुद उसकी कुर्सी पर बैठकर ब्रायन का इंतजार करने लगता है, ताकि वो योहान को ब्रायन को सौंपकर उससे वो पेन ड्राइव हासिल कर सके। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्रायन और सैमी वैन लेकर केंजी के अड्डे पर एक साथ हमला करते हैं और फायरिंग करके उसके आदमियों को मार गिराते हैं। अब अंदर पहुंचकर ब्रायन देखता है कि ल्यूकास ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है और टीना और योहान को बंधक बनाकर रखा है। अब ल्यूकास ब्रायन को बंदूक थमाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर योहान को मारने आए हो ना, तो इसे मार दो और इसके बाद मैं टीना को छोड़ दूंगा। बस मुझे वो पेन ड्राइव दे दो जिसमें कंपनी के खिलाफ सबूत हैं। लेकिन ब्रायन उसकी बातों में नहीं आता और कहता है कि तुम एक काम करो कि इन दोनों को छोड़ दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर वो एक एक करके ल्यूकास के आदमियों को मार देता है और आखिर में ल्यूकास पर टूट पड़ता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ल्यूकास भी थाई बॉक्सिंग का चैंपियन है, जिसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। अब ल्यूकास जानता था कि अगर मैं ब्रायन को गुस्सा दिला दूं, तो वो गुस्से में अपने मूव्स को भूल जाएगा, जैसा कि अक्सर बॉक्सिंग में होता है। इसलिए अब वो ब्रायन को एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहता है कि मैंने ही तुम्हारी पत्नी और बेटी को मारने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी जूली हमारे नशे की स्मगलिंग की राह में रोड़ा बन रही थी। अब ये सुनकर ब्रायन गुस्से में ल्यूकास पर झपटता है, लेकिन ल्यूकास उल्टा उसे दबोच लेता है और फिर जैसे ही ल्यूकास उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही सैमी आकर उस पर गोली चलाने लगता है। अब ल्यूकास किसी तरह उससे बचता है और फिर अपने मूव्स से सैमी को भी बेहोश कर देता है। लेकिन फिर ब्रायन उठकर वापस से ल्यूकास पर हमला करता है और वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। पर तभी मौका पाकर ल्यूकास टीना को बंधक बना लेता है और वहाँ से निकलने की फिराक में होता है। लेकिन तभी ब्रायन टीना को इशारा करता है, जिससे टीना समझ जाती है और ल्यूकास के हाथ को काटकर उसके पैर के बीच में जोरदार लात मार देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रायन ल्यूकास पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और अपने एक हमले में पहले उसका सर तोड़ता है और फिर दूसरे हमले में उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद योहान ब्रायन को टीना को सेफ रखने के लिए धन्यवाद देता है, जबकि टीना भी उससे कहती है कि आपके जैसा पति और पिता होना खुशकिस्मती की बात है, जो बदले के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। लेकिन ब्रायन जानता था कि उसका बदला अभी अधूरा है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी के मर्डर का असली गुनहगार योहान नहीं बल्कि कोई और है। साथ ही अब टीना भी समझ गई थी कि उसके पिता उतने भी बुरे नहीं हैं जैसा वो सोचती थी। तभी ब्रायन टीना से कहता है कि पिता ही एक ऐसा आदमी होता है जो तुम्हारे हारने के बाद भी तुम्हें गले लगाकर शाबाशी देता है, इसलिए उनसे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो खुद को हराकर तुमको जिताने की कोशिश करता है। और इसी तरह अब ब्रायन टीना को योहान के साथ भेज देता है और खुद बदला लेने के लिए वहाँ पहुँचता है जहाँ इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बैठा था। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप क्लाइमेक्स पर आओ, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो असली मास्टरमाइंड कौन होगा? अगर हाँ, तो आप कमेंट करके पहले बताइए और उसके बाद इस क्लाइमेक्स वाले पार्ट को देखिए। खैर, अब हम देखते हैं कि ब्रायन सीधा सैमी के उसी सेफ हाउस पर जाता है जहाँ पर ब्रायन ने मॉली को बांध कर रखा था आखिरी के लिए,
यानी वो पहले से जानता था कि मॉली ही असली मास्टरमाइंड है, लेकिन वो पहले टीना को बचाने के लिए जानबूझकर ल्यूकास के पास गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे उसने अपनी बेटी को खोया वैसे ही योहान और टीना भी एक दूसरे को खो दें। अब वो मॉली से कहता है कि तुमने जाल तो अच्छा बुना था, लेकिन तुम भूल गई कि कभी कभी मकड़ी खुद अपने जाल में फंस जाती है। वो कहता है कि वो तुम ही थी जो ल्यूकास के साथ मिलकर योहान की लॉजिस्टिक कंपनी का इस्तेमाल नशे के पैकेट्स की डिलीवरी के लिए करती थी। साथ ही तुम योहान को फंसाकर उससे शादी करके उसकी कंपनी पर कब्जा करना चाहती थी। वो आगे कहता है कि इतना ही नहीं, तुमने ही बाद में केंजी के दिमाग में योहान को पार्टनर बनाने का थॉट डाला, ताकि शिपमेंट पर योहान का नाम देखकर पुलिस जांच ना करे और तुम्हारा काम सेफली चलता रहे। लेकिन इसी बीच तुमसे एक गलती हो गई, और वो थी कि तुमने टीना को किडनैप करना चाहा, जिससे वो मुझे मिल गई। ये सुनकर अब मॉली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं जानती थी कि टीना स्मार्ट है और वो मेरी बातों में नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसे किडनैप करके उसकी मौत का जाल रचा। वो आगे कहती है कि वो सनी भी मेरा आदमी था, साथ ही ल्यूकास और मैंने ही पहले से प्लान करके रखा था कि आखिर में हम केंजी को मार देंगे, क्योंकि ल्यूकास को केंजी के बिजनेस पर कब्जा करना था और मुझे योहान से शादी करके उसके बिजनेस पर कब्जा करना था। लेकिन मेरे इस मास्टर प्लान के बीच में तुम्हारी पत्नी आ गई और उसने मेरी सारी सच्चाई जान ली। हालांकि मैंने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। अब मैं जानती थी कि तुम शहर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उसके पास मेरे खिलाफ सबूत थे, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और ल्यूकास के आदमी के हाथों उसे मरवा दिया। ये सुनकर ब्रायन कहता है कि योहान ने अपनी सारी संपत्ति पहले ही टीना के नाम कर दी है। ये बात तुम्हें पता ही नहीं थी, इसलिए अगर तुम ऐसा कर भी लेती तो भी कंपनी को नहीं चला पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन वहाँ रखे गैस सिलेंडर पर लालटेन रखकर चला जाता है, जबकि माइक्रोफोन के जरिए योहान मॉली की सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि मॉली ने ही उसको धोखा दिया। उधर हम देखते हैं कि जलती लालटेन जब नीचे गिरती है तो वो सिलेंडर पर नहीं बल्कि पानी में गिरती है, यानी ब्रायन ने उसे मारा नहीं था बल्कि उसे उससे भी बड़ी सजा दी थी, जो थी पश्चाताप की सजा। अब ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी, जो फौरन आकर मॉली को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद उसे 30 साल की सजा सुनाई जाती है। तो इस तरह ब्रायन अपने असली बदले को पूरा कर पाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।